नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल। आज आप सबको कक्षा 11वीं के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन विषय में इकाई 3 से मैं निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम पढ़ाऊंगा। विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमारे द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के दो रूपों को देखा गया था। आज हम इस कक्षा में सरकारी कंपनी को समझेंगे। सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है इसका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के अधीन होता है, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का वह स्वरूप जिसका नियंत्रण स्वामित्व संपूर्ण सरकार के पास होता है उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनियों का नियंत्रण निर्देशन सरकार के अधिकारियों द्वारा केवल किया जाता है। भारत की जो प्रमुख सरकारी कंपनीज हैं उनके कुछ उदाहरण बच्चों आपके सामने हैं, जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बच्चों, अब अपन समझेंगे सरकारी कंपनी की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसका स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास होता है। ऐसी कंपनियों को हम सरकारी कंपनी कहते हैं। हम अब समझेंगे इन कंपनियों का जो विशेषताएं हैं हम उसको अब समझने जा रहे हैं। तो पहली जो विशेषता है वह है समामेलन। विद्यार्थियों, सरकारी कंपनी का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। वह सभी औपचारिकताएं सरकारी कंपनी को भी पूरी करनी होंगी, जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। तो सरकारी कंपनी का समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। अस्तित्व, यह दूसरी विशेषता है सरकारी कंपनी की। अन्य कंपनी की तरह सरकारी कंपनी में भी उसके सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से पृथक माना जाता है। यदि कोई सदस्य सदस्यता छोड़ता है अथवा कोई नया सदस्य सदस्यता ग्रहण करता है तो उसका कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सरकारी कंपनी में सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से पृथक माना जाता है। तीसरी विशेषता है बच्चों वित्तीय व्यवस्था। सरकारी कंपनी की वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, परंतु इसके लेखे या बजट को संसद में पेश नहीं किया जाता। सरकार द्वारा ही संपूर्ण वित्त की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। चौथी विशेषता है बच्चों कर्मचारी। सरकारी कंपनी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं होते। इन्हें इन कंपनियों का ही कर्मचारी माना जाता है और उन्हें
उन सभी नियमों का पालन करना होता है जो सरकारी कंपनी द्वारा दिए गए हैं। संचालक मंडल। सरकारी कंपनी का संचालक मंडल का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार होता है। अंतिम विशेषता है बच्चों सिद्धांत। सरकारी कंपनी वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर ही संचालित होती है। इनके सिद्धांत अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों की तरह ही पाए जाते हैं और ये अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आइए अब हम समझते हैं बच्चों सरकारी कंपनी के गुण। सरकारी कंपनी के गुणों में सबसे पहला है निर्माण। सरकारी कंपनी का निर्माण करना सरल होता है, आसान होता है। सरकारी कंपनी में सभी योग्य और अनुभवी सदस्यों का चयन किया जाता है और विशेषज्ञ सरकारी कंपनी का निर्माण, पंजीयन, समामेलन आसानी से कर लेते हैं। दूसरा गुण है अधिनियम। सरकारी कंपनी के निर्माण के लिए किसी विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं रहती है। जो कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार ही इसका निर्माण हो जाता है। अतः ऐसी कंपनियों के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त अधिनियमों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा गुण है बच्चों अधिक स्वतंत्रता। सरकारी कंपनी अपना संचालन एवं प्रबंध अधिक स्वतंत्रता के साथ करती है। जो संचालक मंडल इसके अंदर चयनित होते हैं वे अपनी योजना के अनुरूप वे स्वतंत्र रूप से सरकारी कंपनी का संचालन करते हैं। इसमें अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। चौथा गुण है बच्चों पर्याप्त लोच। सरकारी कंपनी में पर्याप्त लोचता पाई जाती है, अर्थात इसमें यदि कोई आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो प्रबंध समिति नीतियों में सरलतापूर्वक परिवर्तन कर लेती है। इसके लिए ज्यादा औपचारिकताएं पूर्ण करने की आवश्यकताएं नहीं होती। पांचवा गुण है बच्चों व्यावसायिक नीतियां। सरकारी कंपनी व्यावसायिक नीतियों को अपनाकर अपना संचालन करती है। ये निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार व्यावसायिक नीतियों का पालन करती है। और अंत में जो गुण है वो है कठोर नियंत्रण। सरकारी कंपनी में अनुचित हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। यहाँ के अधिकारी कठोर नियंत्रण करते हैं जिससे कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न होते हैं। आइए अब बच्चों अपन समझते हैं सरकारी कंपनी के दोष। सरकारी कंपनी के दोष में पहला है अनुभवहीनता। प्रायः यह देखने में आता है कि सरकारी कंपनी में प्रबंधकों में अनुभवहीनता पाई जाती है। चूंकि ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनको वेतन आदि सब निश्चित मिलता है, तो प्रबंध समिति के कुछ सदस्य विकास के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। दूसरा दोष है बच्चों
कुशलता और क्षमता का अभाव। सरकारी कंपनी के कर्मचारी चूंकि सरकारी होते हैं, ये अपना कार्य कुशलता या क्षमता के अनुसार नहीं करते हैं। यही कारण होता है कि सरकारी कंपनी कई बार हमें घाटे में दिखती है। अगला दोष है उत्तरदायित्व। सरकारी कंपनी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इनका उत्तरदायित्व संसद के प्रति नहीं होता और ये अपनी योजना के अनुरूप कार्य करती है और जनता के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व सामान्य से कम रहता है। चौथा दोष है बच्चों, जनता का कम विश्वास। सरकारी कंपनियों में प्रायः यह देखने में आता है कि आम नागरिकों का विश्वास कम पाया जाता है। लाभ कमाने की क्षमता पर प्रभाव, यह बच्चों अगला दोष है सरकारी कंपनी का। अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कंपनियों में सरकारी हस्तक्षेप होता रहता है। इसका प्रभाव लाभ कमाने की क्षमता पर पड़ता है और लाभ कमाने की क्षमता कम होती जाती है। अंतिम दोष है बच्चों प्रावधान। सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम के प्रावधान उतने प्रभावकारी नहीं रहते हैं जितने कि अन्य निजी कंपनियों पर होते हैं, क्योंकि यह सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों में हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो कंपनी अधिनियम का प्रावधान इस पर ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते। अब बच्चों हम समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले आशय, सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उपक्रम आते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, अर्थात वह क्षेत्र जिनका नियंत्रण स्वामित्व सरकार के पास होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, सरकारी अधिकारियों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरा उद्देश्य, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है, लोक कल्याण करना होता है, ना कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। जबकि निजी क्षेत्र के जितने उपक्रम हैं ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। गोपनीयता, सार्वजनिक क्षेत्र में सभी योजनाओं और नीतियों का प्रचार प्रसार नियमित रूप से किया जाता है, इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है। लेकिन निजी क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण नीतियों आदि को दर्शाती नहीं है, यहां पर गोपनीयता पाई जाती है। राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में शासन द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई जाती है, लेकिन निजी क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया नहीं जाता है। उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम है वे शासन और सरकार की इच्छा अनुसार उत्पादन करते हैं जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन निजी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उत्पादन किया जाता है जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। साधनों का सदुपयोग, सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का आदर्श तरीके से सदुपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन निजी क्षेत्रों में संसाधनों का सदुपयोग
देखने को मिलता है। अब बच्चों, हम आगे समझेंगे आधुनिक समय में सार्वजनिक क्षेत्र का परिवर्तित योगदान। बच्चों, जो सार्वजनिक उपक्रम है वो देश की उन्नति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसके अलावा देश का संतुलित विकास इन्हीं के द्वारा संभव हो पा रहा है। तो आइए इनकी भूमिका को हम समझते हैं। पहला है अधोसंरचनात्मक विकास। किसी भी देश में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योगों को स्थापित करना आवश्यक होता है, तभी देश का विकास संभव हो पाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत हम उन उद्योगों की स्थापना करते हैं जो देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे देश का अधोरचनात्मक विकास निरंतर तेजी से संभव हो पाता है। दूसरा है क्षेत्रीय संतुलन। विद्यार्थियों, किसी एक प्रदेश में या राज्य में अगर केवल उद्योग की स्थापना की गई तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना इस प्रकार से की जाती है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। औद्योगिकरण के साथ साथ सरकार को यह निश्चित करना होता है कि देश में क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन बना रहे और इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों को पहले चयन किया जाता है और वहां पर सार्वजनिक उपक्रम स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित होते हैं तो वहां पर यातायात के साधन या वहां पर मनोरंजन के साधन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, यह सब भी विकसित होती हैं और वहां का विकास भी हो जाता है। आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना। विद्यार्थियों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं जिससे कि निजी क्षेत्रों की जो मोनोपोली है, उनका जो एकाधिकार है, उनकी जो आर्थिक मनमानी है, उस पर नियंत्रण हो जाए। कुछ निजी क्षेत्र इस प्रकार से पूंजी का विनियोग कर लेते हैं कि उनका ही वर्चस्व देखने को मिलता है और वो फिर आम जनता का शोषण करते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक उपक्रम है वो इस प्रवृत्ति को रोकता है और वो ऐसा होने से पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, आयात प्रतिस्थापन। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भारी मशीनों का उत्पादन करने से उद्योगों के लिए देश में मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं, अर्थात हमें हमारे उद्योगों के लिए, देश के उद्योगों के लिए संपूर्ण मशीनें आयात न करना पड़े। हमारे देश में ही इसका निर्माण होता है, जिससे हम अनावश्यक रूप से विदेशों पर निर्भर ना हो और हमको आयात ना करना पड़े। सार्वजनिक उपक्रम हेतु आरक्षित उद्योग। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो नई आर्थिक नीति 1991 लागू की गई, उनमें 17 उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया और बाकी के लिए हम सरकार ने उदारीकरण और निजीकरण की सुविधा प्रदान कर दी। अब सार्वजनिक उपक्रम ही ऐसे हैं जो इन क्षेत्रों में अपना कार्य कर सकते हैं, जैसा कि परमाणु ऊर्जा या रेलवे या रक्षा उपकरण आदि। विद्यार्थियों, हम इस अध्याय के
अगले चरण में चल रहे हैं और अब हम समझने जा रहे हैं भूमंडलीय उपक्रम या वैश्वीय उद्यम। इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। आइए सबसे पहले अपन का जानते हैं आशय। भूमंडलीय उपक्रम या वैश्वीय उद्यम ऐसे उद्यम है, ऐसे उपक्रम है जिनका संचालन देश की राजनीतिक सीमाओं को ध्यान में रखे बिना संपूर्ण विश्व में किया जाता है। अर्थात ये अपनी गतिविधियां संसार के कई देशों में करती हैं और इन्हें अपना व्यावसायिक गतिविधियां संपूर्ण विश्व में करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वैश्वीय उद्यम जो है, इनकी विशेषताओं को बच्चों अब हम समझते हैं, जो कि निम्नानुसार हैं। पहली विशेषता ले रहे हैं पूंजी के बड़े स्रोत। जो वैश्वीय उपक्रम उद्यम है, उनके पास पूंजी के विशाल कोष होते हैं। ये अपनी गुडविल, अपनी साख के आधार पर भारी मात्रा में वित्तीय स्रोत एकत्र कर लेते हैं और इनके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में होती है। विदेशी गठजोड़। वैश्वीय उद्यम एक समझौते के तहत भारतीय कंपनियों से गठजोड़ करते हैं। ये अंतिम उत्पादन के लिए अपने नामों की ओर उपयोग की अनुमति भी प्रदान करते हैं और इनके साथ ही आधुनिक तकनीक और माल के उत्पादन के समझौते भी करते हैं। तो वैश्वीय उद्यम अन्य कंपनियों के साथ अनुबंध करते हैं और उनके साथ मिलकर उत्पादन और व्यावसायिक क्रियाएं पूर्ण करते हैं। तीसरा है आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक तकनीकें। वैश्वीय उद्यम अपने उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके और विश्व स्तर पर आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी वैश्वीय उद्यम के उत्पादों की मांग संपूर्ण विश्व में होती है और ये आधुनिक तकनीकों के द्वारा विशाल मात्रा में उत्पादन करके संपूर्ण विश्व में आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। विपणन तकनीक। वैश्वीय उद्यम यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी प्रभावशाली विपणन तकनीक को अपनाकर अल्प समय में ही बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होती हैं। ये इस प्रकार की विपणन तकनीक अपनाती हैं कि उनका प्रभाव बहुत तेजी से संपूर्ण क्षेत्र में हो जाता है और सभी क्षेत्रों से मांग आने लगती है। ये इस प्रकार का विज्ञापन की तकनीक, विक्रय नीति को अपनाते हैं कि इन्हें विपणन करने में परेशानी नहीं होती। केंद्रीय नियंत्रण। विद्यार्थियों, वैश्वीय उद्यम का मुख्यालय एक देश में होता है और उनकी शाखाएं कई देशों में फैली होती हैं, लेकिन जो संपूर्ण नियंत्रण होता है मुख्यालय से यानी हेड ऑफिस के द्वारा ही होता है। जो हेड ऑफिस है वो विभिन्न देशों में खुली हुई शाखाओं पर अपना नियंत्रण बनाकर रखती है और केंद्रीय नियंत्रण नीति यहां पर देखने को मिलती है। अब बच्चों, हम आगे की ओर जाते हैं और समझते हैं संयुक्त उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर्स। आइए सबसे पहले अपन समझते हैं संयुक्त उपक्रम का आशय। जब दो देश की कंपनियां आपस में अनुबंध कर मिलजुल कर एक उपक्रम का गठन करती हैं और व्यावसायिक क्रियाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें संयुक्त उपक्रम कहा जाता है। संयुक्त उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर्स के लाभ बच्चों अब हम समझेंगे, जो कि निम्नानुसार हैं। पहला, पूंजी। संयुक्त उपक्रम में पूंजी
संयुक्त रूप से लगाई जाती है। जो उपक्रम मिलकर व्यवसाय करने जा रहे हैं वे मिलकर पूंजी लगाते हैं और पूंजी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण विदेशी व्यापारों में आसानी से हमें प्रवेश मिलता है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। दूसरा है नवीन अवसरों का लाभ। संयुक्त उपक्रम में बाजार की चुनौतियों का सहज सामना किया जाता है और जो नए नए अवसर सामने की ओर दिखते हैं उनका भरपूर फायदा उठाया जाता है, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। संयुक्त उपक्रम में विकसित तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। संयुक्त उपक्रम अपने उत्पादन प्रक्रिया में जो आधुनिकतम तकनीक होती है उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, जिससे कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। चौथा है बच्चों शोध एवं अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। संयुक्त उपक्रम बाजार में अपनी साख बनाकर रखने में, अपनी मांग को बढ़ाने के लिए निरंतर शोध और अनुसंधान कराते हैं और इसके लिए वो एक अलग से विभाग स्थापित कर देते हैं जो कहलाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यह विभाग नए नए डिजाइन, नए कलर, नए तकनीक, नए प्रवर्तन को तैयार करके देते हैं और बाजार में प्रस्तुत करने में आसानी होती है। बृहद पैमाने पर उत्पादन। विद्यार्थियों, संयुक्त उपक्रम में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर वृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उत्पन्न होता है उत्पादन और आवश्यकताओं को समय पर पूर्ण किया जाता है। अगला है प्रतिस्पर्धा। संयुक्त उपक्रम में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को सरलता पूर्वक हम फेस कर लेते हैं। हम हमारे प्रतियोगियों को आसानी से बाजार की प्रतिस्पर्धा में मात देते हैं, उनका हम सामना आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा उपक्रम मिलकर इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। अब बच्चों हम समझेंगे सार्वजनिक निजी साझेदारी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जब सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र मिलकर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध करते हैं तो उसे सार्वजनिक निजी साझेदारी कहा जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर हम व्यावसायिक गतिविधियों को स्थान देते हैं। इसे पीपीपी भी कहते हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित दृष्टिकोण से स्थापित किए जाते हैं। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास हेतु, अर्थात देश में शिक्षा का क्षेत्र समुचित रूप से विकसित हो, इसके लिए हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को हम अपनाते हैं। जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए भी, जिससे कि हम जल की आपूर्ति नियमित रूप से संपूर्ण क्षेत्रों में कर सके, हम पीपीपी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम यातायात सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए भी कार्य करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहां पर यातायात के साधन कम देखने को मिलते हैं, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी के माध्यम से इन आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं और यातायात सुविधाएं वहां उपलब्ध कराते हैं जहां पर जिसकी आवश्यकता है। अब देश में अपशिष्ट पदार्थ का
प्रबंधन करने के लिए भी हम सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे क्षेत्रों में हमारे देश के अंदर नई विचारधारा को लाया गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात सार्वजनिक निजी साझेदारी को महत्व दिया गया। अब ये जो बिंदु हमने देखे, इनको समझा। बच्चों, आइए अब हम समझते हैं पुनः जिन जिन बातों को आज हमने अपनी कक्षा में देखा। सरकारी कंपनी वह कंपनी जिसका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। इनकी विशेषताओं में हमने देखा समामेलन। सरकारी कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है। अस्तित्व, सरकारी कंपनी के कर्मचारियों का अस्तित्व पृथक होता है। वित्तीय व्यवस्था, सरकारी कंपनी की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ही होती है। कर्मचारी, सरकारी कंपनी के कर्मचारी का नियंत्रण सरकारी कंपनी के हाथों में होता है। सरकारी कंपनी के संचालक मंडल का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा वैश्विक उद्यमों की विशेषताएं। वैश्विक उद्यम वह उद्यम होते हैं जिनका मुख्यालय एक देश में और शाखाएं कई देश में होती हैं, उन्हें वैश्विक उद्यम कहते हैं। इसमें हमने देखा कि उनके पास पूंजी के काफ़ी ज़्यादा स्रोत होते हैं। उनका विदेशी गठजोड़ एक उन्नत किस्म का होता है। वे आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। वो नवप्रवर्तन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे विपणन की आधुनिक तकनीकों को प्रयोग करते हैं और उनका केंद्रीय नियंत्रण होता है। इसके अलावा हमने समझा था सार्वजनिक निजी साझेदारी, इसमें जब सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर किसी कार्य विशेष के लिए संगठित होते हैं और कार्य पूर्ण करते हैं, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी अर्थात सार्वजनिक निजी क्षेत्र समझौता कहते हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वरूप का प्रयोग सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, जल आपूर्ति व्यवस्था के क्षेत्र में, यातायात सुविधा को उन्नत बनाने के क्षेत्र में, अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रण और प्रबंध करने के क्षेत्र में, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी। आइए हम अपना गृह कार्य नोट करें। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और हम इसको आपकी अगली कक्षाओं में देखेंगे। पहला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र से क्या आशय है। दूसरा, निजी क्षेत्र के दोष बताइए। तीसरा, विभागीय उपक्रम की विशेषताएं बताइए। चौथा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर बताइए। और अंत में संयुक्त उपक्रम के लाभ बताइए। धन्यवाद।